हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, हिंदी में से क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी। हिंदी में मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेरे पास कई मैसेज आए हैं कि कुछ वर्ड्स की हिंदी भी जरूर बता दीजिए। कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं जो इंग्लिश वर्ड नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले रहे हैं। आखिर केमिकल काइनेटिक्स बच्चों है क्या? तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की गति या वेग उसकी स्टडी करते हैं और साथ ही साथ उसके फैक्टर्स यानी जो कारक उस पर प्रभाव डालते हैं उनकी स्टडी करेंगे, उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले बच्चों लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये मैंने किस बेस पे लिया है? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शंस की स्पीड के बेस पर रिएक्शन को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहली है फास्ट रिएक्शंस, दूसरी है एक्सट्रीमली स्लो यानी बहुत धीमी, और तीसरी है स्लो, इसे हम मॉडरेट भी कह सकते हैं। यानी ये रिएक्शन वो हैं जो इन दोनों के बीच की हैं। ठीक है बच्चों, तो फास्ट रिएक्शन, फास्ट वर्ड ही बता रहा है कि ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी होती हैं, इतनी जल्दी होती हैं कि इनका रेट फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। और ये रिएक्शन कैसी है बच्चों? आयनिक रिएक्शन। इसको कंप्लीट होने में 10⁻³ सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। तो इतना कम टाइम लगने से क्या होता है कि हम उसका रेट को मेजर नहीं कर पाते। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2 गैस। अब ले रहे हैं बच्चों एक्सट्रीमली स्लो, जो बहुत ही धीरे होती हैं। ये इतनी धीरे होती हैं कि कभी कभी इनको पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। अब जब कई साल लग जाते हैं तो इनका भी रेट फाइंड करना मुश्किल होता है। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जनरली हम प्लैटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, तो बनाते हैं वाटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैंने वाटर तो बनाया है लेकिन कैसे? कैटालिस्ट नहीं लिया। तो बच्चों अगर हम कैटालिस्ट नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने में कई बार बहुत साल लग जाते हैं, जिससे कि हम रिएक्शन का रेट मेजर नहीं कर पाते। तीसरी मैंने ली है बच्चों स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस जो कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स इसमें रिएक्ट करते हैं, ये इतनी स्लो होती हैं कि आराम से इनका रेट या गति या दर आसानी से मेजर यानी नाप लिया जाता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, N2O5 क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और ये क्या है? NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और साथ में क्या बन रहा है बच्चों? ऑक्सीजन। राइट, तो इसकी आप स्पीड फाइंड कर सकते हो। ये है स्लो रिएक्शन, ये इतनी स्लो है कि स्पीड फाइंड नहीं कर सकते, और ये इतनी फास्ट है इसलिए स्पीड फाइंड नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं आखिर रेट या स्पीड होती क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ये? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट यानी अभिकारक या प्रोडक्ट उत्पाद, इसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता में जो भी चेंज हो रहा है वो अपॉन टाइम टेकन, उस समय जितना समय लग रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो समय के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट की कुछ क्वांटिटी प्रोडक्ट में बदलती है, यानी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन सांद्रता है वो धीरे धीरे कम होती है। और प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता जाता है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन जितना रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट का, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चों, मानो एक रिएक्शन ली मैंने, A से बन रहा है B, मैंने लिया T0। T0 मतलब क्या होता है? इनिशियल रेट, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। तब मैंने A की जो क्वांटिटी ली है वो कितनी ली है? A मोल। और B क्या है बच्चों? उस समय चूंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो B के कोई भी मोल नहीं है, तो B के मोल मैंने लिए 0। माना कि टाइम T बीत चुका है। जब टाइम T बीता तो क्या हुआ कि A के X मोल रिएक्ट करे और क्या बना लिया उन्होंने? B। जब A के X मोल यूज हो गए तो बचे कितने? A-X, और B के मोल कितने बने? X। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया था बच्चों? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज बटे टाइम। ठीक है,
तो चेंज कितना हुआ बच्चों, x, क्योंकि इसकी x क्वांटिटी कम हुई और इसकी आप कह सकते हो x क्वांटिटी बनी अपॉन टाइम। बच्चों उसके आगे देखिएगा हमने क्या किया है। अभी मैंने आपको रेट बताया, क्या बताया था, R इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और टी क्या बताया था बच्चों, टाइम विच इज यूज, जितना टाइम उसको करने में लगा। अब हम बात करें कि रेट कैसा है। पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ। चलिए, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो सभी को पता है रिएक्टेंट मान लीजिए इतनी कंसंट्रेशन थी एकदम स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया रिएक्टेंट यूज होता गया तो देखिए कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज होती जा रही है। और प्रोडक्ट के लिए देखिएगा, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में था ही नहीं यानी जीरो था, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, अब बात हम कर रहे हैं, रेट भी दो टाइप के हैं, एक वो है इंस्टेंटेनियस और दूसरा हम कहेंगे एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड तात्कालिक वेग या गति या दर। तो बहुत कम टाइम डिफरेंस पे अगर हम बहुत ही कम टाइम लें कि इतने माइन्यूट टाइम में क्या चेंज आया ए की कंसंट्रेशन में या बी में की, यानी बहुत ही अल्प समय में आया हुआ चेंज, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। इन हिंदी इट इज कॉल्ड तात्कालिक वेग। तो तब हम इसको क्या करते हैं, बहुत कम जो होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो आर इक्वल टू माइनस डी, दिस इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ ए। सभी को याद होगा मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते थे, अपॉन dt। dt क्या है, वो बहुत कम समय जितने में ए की कितनी कंसंट्रेशन में चेंज आया है, dA। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है। प्रोडक्ट की बात करें तो मैंने क्या करा, d कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। आप देखिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये है पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव को दिखाते नहीं। लेकिन बच्चों ये माइनस और प्लस साइन जो है ये मैथमेटिकली इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। M1 क्या है बच्चों, A के मोल, M2 क्या है, B के मोल, और N1 क्या है, C के मोल, और N2 क्या है, D के मोल। अब बात करते हैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट, तात्कालिक वेग क्या होगा। तो बच्चों अगेन रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन यूज करेंगे, जो ये सिर्फ दिखा रहा है कि टाइम बीतने के साथ साथ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है, और प्लस साइन शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की लगातार बढ़ रही है। आई रिपीट अगेन कि माइनस और प्लस का मैथ्स के हिसाब से कोई अर्थ नहीं है। तो क्या करते हैं, माइनस वन अपॉन जितने भी मोल्स थे, यहाँ मोल्स थे M1 हो गया, डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल टू माइनस वन अपॉन M2 कंसंट्रेशन D किसकी, B की, dB अपॉन dt इक्वल टू वन अपॉन N1 D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt इक्वल टू वन अपॉन N2 कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। अब बच्चों अगर इसकी जगह हम एवरेज रेट लिखें तो एवरेज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि D की जगह हम डेल्टा साइन यूज करते हैं। देखिए क्या होगा, माइनस वन अपॉन M1 डेल्टा कंसंट्रेशन A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस वन अपॉन M2 डेल्टा कंसंट्रेशन B अपॉन डेल्टा T इक्वल टू वन अपॉन N1 डेल्टा कंसंट्रेशन C अपॉन डेल्टा T इक्वल टू वन अपॉन N2 डेल्टा कंसंट्रेशन D अपॉन डेल्टा T। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं वो फैक्टर्स, वो कारक जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे असर डालते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की सांद्रता हिंदी में कहते हैं बच्चों। तो अब याद रखिएगा कोई भी रिएक्शन होती है तो क्यों होती है कि उसमें जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, इसको कहते हैं कॉलिजन। इन हिंदी इट इज कॉल्ड संघट्ट। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अब बच्चों कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उनके टकराने के चांस बढ़ जाएंगे, और जितना ज़्यादा वो टकराएंगे या उनमें कॉलिजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ले रहे हैं बच्चों टेम्परेचर। सभी को पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है।
जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उनके में मूवमेंट जब ज़्यादा होगा तो उनके आपस में कोलिजन के चांसेस, टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगेन जितना ज़्यादा कोलिजन उतनी ज़्यादा रेट, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ले रहे हैं बच्चों कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाए। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। बच्चों नेक्स्ट है सरफेस एरिया, इन हिंदी इट इज कॉल्ड पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये समझिए जितना सरफेस एरिया आप रिएक्टेंट का बढ़ाओगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसको बहुत सिंपल से टेक्निक से समझते हैं बच्चों। एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसको जलाइए, देखिएगा कितनी देर में जला। उतनी ही लकड़ी के टुकड़े की अब छीलन बना दीजिए और उसको जलाइए। तो उसको जलाएंगे तो आप देखेंगे वो जल्दी जल जाएगा। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हो। आप देखो, एक ग्लास पानी लीजिए, देखिएगा उसमें एवोपोरेशन यानी वाष्पन बहुत धीरे गति से होता है। लेकिन अगर उसी पानी को ज़मीन पे गिराइए और उसको फिर फैला दीजिए यानी उसका एरिया बढ़ा दीजिए तो आप देखते हैं कि वो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट ले रहे हैं बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है? तो इसमें क्या है, अगर आप सभी जानते हैं रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट में जो पहले से प्रेजेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट जो बनता है वो नए बॉन्ड क्रिएट होते हैं। यानी पहले रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी क्या है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट बॉन्ड का टूटना। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन ली है 2NO + O2 गिव्स 2NO2। अब NO की O2 से जब रिएक्शन हुई, NO क्या है बच्चे? नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड से NO2 बन रहा है तो पहली कंडीशन जो जरूरी है वो क्या है? NO के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटे। तो और इसमें देखिए क्या लिया मैंने? मीथेन। मीथेन में है कार्बन और हाइड्रोजन। तो बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन में देखें तो 4 बॉन्ड्स हैं, हर C के साथ H ने एक एक बॉन्ड बना रखा है। तो इसको ब्रेकअप होने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए और टाइम भी ज़्यादा चाहिए। तो और इसको ब्रेकअप होने के लिए एनर्जी कम चाहिए और टाइम भी कम चाहिए। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें कम बॉन्ड है पहले से तो वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। किससे? उससे जिससे कि जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं? ज़्यादा हों। थैंक यू।